नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नीति लागू करने की बात कही है, तब से हंगामा बरपा हुआ है। कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में, कोई इसे सही मान रहा है तो कोई इसे गलत करार दे रहा है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि नीति आपके पक्ष में है या फिर विपक्ष में। साथ ही ये भी बताएंगे कि बाकी राज्यों का इसे लेकर क्या नजरिया है। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव सचान। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आजकल सबसे ज्यादा अगर कुछ चर्चा में है तो वो है यूपी की जनसंख्या नीति। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। आप इस नीति को सबसे पहले कैसे देखते हैं? देखिए, अपने देश में जनसंख्या को लेकर बातें तो बहुत लंबे अरसे से हो रही हैं। जी। और सच कहा जाए तो भारत दुनिया में पहला देश था हम्म। जिसने 1952 में, यानी संविधान लागू होने के कुछ ही समय बाद हम्म। अपनी जनसंख्या नीति शुरू की थी। हम्म। लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए हम जो है दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन चुके हैं। हम्म। और करीब करीब हर कोई महसूस करता है कि हमारी आबादी हमारे संसाधनों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। इसके बावजूद जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए। हम्म। इसलिए किसी न किसी को पहल करनी चाहिए थी। ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में पहल की है। हम्म। हालांकि उत्तर प्रदेश ही ऐसा एकमात्र राज्य नहीं है जिसने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ कदम उठाए हों। हम्म। कम से कम 7-8 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कुछ न कुछ प्रावधान किए हैं। जी। जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, और अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ असम भी पहल करने जा रहा है। तो सबने बिल्कुल। कुछ ना कुछ किया है, हम्म। लेकिन जैसे कंक्रीट कदम उठाए जाने चाहिए थे हम्म। वैसे नहीं उठाए गए। और उम्मीद की जाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे जनसंख्या पर वास्तव में लगाम लगेगी। राजीव जी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अभी भी जनसंख्या नीति को लेकर बात करने से इसे लागू करने में तमाम राजनेता जो है वो डरते हैं। और क्यों डरते हैं ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, एक डरने का एक कारण तो ये है कि 1975 में जब आपातकाल लगा, जी। और आपातकाल के दौरान छोटे परिवार को लेकर जो अभियान चलाया गया और नसबंदी जबरन की गई लोगों हम्म। की, हम्म। हम्म। उससे देश में बहुत गलत संदेश गया। जी। और ये कहा जाए कि कांग्रेस की 1977 में पराजय का एक बड़ा कारण संजय गांधी के नेतृत्व में नसबंदी अभियान चलाया जाना था। हम्म। तो उस अभियान ने इतना ज्यादा बुरा माहौल उत्पन्न किया जी। कि सारे राजनेता डर गए, और स्थिति ये हुई हम्म। कि जनसंख्या नियंत्रण को शब्द को किनारे करके परिवार नियोजन शब्द अपना लिया गया। जी। लेकिन इसके बावजूद किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को काबू में करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की। हम्म। हम्म। और वो डर कहीं ना कहीं अभी तक बरकरार है या उसके कुछ अवशेष हैं। जी। और दूसरा ये कारण कि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में वोट बैंक की राजनीति भी शुरू हो गई है। जी। कई लोगों की ओर से ये कहा जाता है कि इसका उद्देश्य, जनसंख्या नियंत्रण की किसी पहल का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष को टारगेट करना है। बिल्कुल। ऐसा करके एक तरीके से जिन समुदायों के वो हितैषी बनते हैं हम्म। उनको खराब तरीके से दिखाने का काम खुद ही करते हैं। हम्म। क्योंकि ये बात सही है कि कुछ समुदायों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, हम्म। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की पहल के जरिए उनको ये समझाने, बुझाने, बताने की जरूरत है हम्म। कि जनसंख्या नियंत्रण की ओर कदम बढ़ाने से हम्म। खुद उनका हित है, उनके परिवार का हित है, उनके बच्चों का हित है। और जब परिवारों का हित सधेगा तो कहीं ना कहीं समाज का हित सधेगा और देश का हित सधेगा। तो हम्म। ये जो वोट बैंक की राजनीति जनसंख्या नियंत्रण के मामले में शुरू हो गई है, जी। वो बहुत ही खराब है। जी बिल्कुल। और अगर आपने जिस तरीके से बात की कि जबरन नसबंदी कराई गई जिसकी वजह से सरकार भी पलट गई, तख्ता पलट हो गया, इसीलिए जो अब असम ने पहल की है उन्होंने स्वैच्छिक नसबंदी का इसे नाम दिया है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप कराइए और जनसंख्या नीति में अपना योगदान दीजिए। निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना है
तो इसके लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, किसी तरह का भय या डर का माहौल बनाने से बिल्कुल बचना होगा। लोगों को प्रोत्साहित करना होगा, उनको बताना होगा, समझाना होगा और जागरूक करना होगा कि छोटा परिवार अगर होगा तो उनकी आर्थिक समृद्धि होगी, उनके परिवार की समृद्धि बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी और उनके बच्चों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण की कोई भी पहल हो, उसमें प्रोत्साहन के कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। अगर हतोत्साहन के कदम उठाए जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा और उन राजनीतिक दलों को दुष्प्रचार करने का अवसर मिलेगा जो जनसंख्या नियंत्रण की पहल के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। यहाँ पर काफी लोगों का समर्थन भी मिल रहा है इस नीति को, जबकि काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आप विरोधियों को किस तरीके से देखते हैं कि इसके विरोध करने की वजह क्या है? क्या इसके पीछे वोट बैंक है? क्या इसके पीछे राजनीति है? एक समुदाय विशेष को टारगेट करना चाहते हैं, उनके वोट हासिल करना चाहते हैं, या फिर कोई और वजह हो सकती है इसके विरोध की? देखिए, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, यानी वो विपक्ष में हैं और विपक्ष में होने के नाते उनको लगता है कि हमारा काम सरकार के हर कदम का विरोध करना है। बिल्कुल। तो ये विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति के तहत भी जनसंख्या नीति का विरोध हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की, और दूसरे कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाने की भी कोशिश हो रही है। एक तो ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जनसंख्या नीति के जरिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाएगा, उनको निशाना बनाया जाएगा। तो आजकल चुनाव करीब आ रहे हैं और जब भी चुनाव करीब आते हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय एक थोक वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। तो कई राजनीतिक दल, इनमें से वे राजनीतिक दल भी शामिल हैं जो ये मानते हैं कि जनसंख्या की अधिकता एक मुद्दा है, देश के पास उतने संसाधन नहीं हैं जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है। इसके बावजूद वे वोट बैंक के लालच में इस तरह की बातें करने लगते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की पहल एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति की वजह से हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पाई। हमको ये याद रखना चाहिए कि हम दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और बहुत जल्द, शायद अगले कुछ ही सालों में, हम चीन को पीछे करके सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। हमारे संसाधन जो कि पहले से ही सीमित हैं उन पर और दबाव बढ़ेगा। और ये बात भी ध्यान रखने की है कि हमारा क्षेत्रफल चीन के मुकाबले बहुत कम है। अमेरिका की जनसंख्या 32-33 करोड़ है, लेकिन उसका क्षेत्रफल हमसे बहुत अधिक है। यही स्थिति कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, उनकी तो इतनी कम है कि भारत उससे कई गुना अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो इस पर चेतें, क्योंकि ये समाज और देश के भले की बात है। जी, आपने देखा कि असम और उत्तर प्रदेश ऐसे यहाँ पर राज्य हैं जो इसको लागू करने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसी से बिहार की बात करें तो बिहार में इस फैसले को लेकर, इस नीति को लेकर कई स्तरों में सोच बटी हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जी का कहना है कि केवल कानून से जनसंख्या नियंत्रण की प्रभावी पहल नहीं हो पाएगी। उनकी बात एक हद तक ठीक है। उनका कहना है कि जब महिला जागरूक होगी तब अपने आप वो छोटे परिवार की महत्ता को समझ जाएगी। ये बात भी सही है, लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं को छोटे परिवार की महत्ता से परिचित कराने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, बिहार सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल। और जहां तक जागरूकता की बात है तो जागरूकता लाने के लिए भी तो कुछ सरकारें कोई पहल नहीं कर रही हैं। और सवाल केवल महिलाओं के जागरूक होने का नहीं है, पुरुषों को भी जागरूक होने की जरूरत है। जब तक महिला और पुरुष यानी पति पत्नी दोनों जागरूक नहीं होंगे, दोनों छोटे परिवार की महत्ता से परिचित नहीं होंगी, तब तक बात नहीं बनेगी। आदर्श स्थिति यह होगी कि कानून भी बनाया जाए और जागरूकता अभियान भी छेड़ा जाए। जी बिल्कुल। और राजस्थान के एक मंत्री हैं जिन्होंने इस कानून को सपोर्ट किया है, उनके बयान को मैं कोट करके बताती हूँ कि उन्होंने कहा है, हम दो हमारे दो के दिन लग गए हैं, बच्चे एक ही अच्छे। यहाँ पर नीति 2 बच्चों की लाई जा रही है, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो 1 बच्चे के भी पक्ष में नजर आ रहे हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने के चलते। देखिए, परिवार नियोजन की पहल के तहत
एक बच्चे की नीति को लागू करने का शायद अभी समय नहीं आया है, और इस नीति के कुछ कुछ विसंगतियां भी हैं, कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इस पर विहिप ने भी ऐतराज जताया है। तो अभी तो जरूरत इस बात की है कि हम 2 बच्चे तक सीमित रखने की बात करें, और अगर उसी पर अमल कर लें तो शायद जो देश के सबसे बड़े आबादी वाले देश बनने की संभावनाएं या कहिए कि आशंका उभर आई है, उससे हम बच सकेंगे। तो अभी एक बच्चे की नीति के बजाय बेहतर होगा कि 2 बच्चे की नीति पर चला जाए, और अगर उस पर चला जाए तो हम एक ऐसी स्थिति को हासिल कर सकते हैं जिसमें हमारी TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, संतुलित हो जाएगा। देखिए, हमें चीन की तरह से ऐसे कदम भी नहीं उठाने हैं कि कुछ सालों बाद ये महसूस होने लगे कि हमारी कार्यशील आबादी में कमी आ गई है और वृद्धों की आबादी बढ़ रही है। तो हमें इस मामले में भी सतर्क रहने की जरूरत है और एक संतुलन कायम करने की जरूरत है। जी, आप जिस हिसाब से चीन की बात कर रहे हैं, आप चीन में देखिए, वहां पर एक बच्चे की पॉलिसी को लागू किया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर बूढ़ों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है और अब लोग शादी में ही नहीं बिलीव कर रहे हैं वहां पर। इस वजह से अब चीन की सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चीन की जो एक बच्चा की नीति थी, उससे हमें सबक लेने की जरूरत है। एक और हमें जनसंख्या वृद्धि की जो रफ्तार है उसको थामने की भी जरूरत है, और दूसरी ओर ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार इतनी कम ना हो जाए कि कुछ दशकों बाद हम ये पाएं कि हमारी जो वर्किंग आबादी है, जो कार्यशील आबादी है, जो युवा आबादी है, जो देश की तरक्की में सहायक होगी, उसकी संख्या कम ना हो जाए। क्योंकि कई देश ऐसे हैं, केवल चीन है नहीं, जापान में भी वृद्धों की संख्या अधिक हो रही, डेनमार्क में भी वृद्धों की संख्या अधिक हो रही, कुछ और देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी से चिंतित हैं। तो हमें दुनिया के सभी देशों से कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए और बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। बीच का रास्ता यही है कि हम छोटे परिवार की महत्ता से लोगों को परिचित कराएं और अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट को संतुलित करें, ताकि हमारे पास कार्यशील आबादी भी बनी रहे और साथ ही आबादी में इतनी वृद्धि ना हो जाए कि हमारे संसाधन लगातार कम महसूस होने लगे। जी, राजीव जी, जाते जाते एक सलाह आपसे चाहेंगे कि अगर हम ओवरऑल एक आम आदमी की ओर से देखें तो सरकार को ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए कि जनता इस नीति को लेकर जागरूक भी हो और सही तरीके से समझ भी जाए इसको, क्योंकि राजनीति आप देख रहे हैं इस पर बिल्कुल चरम पर है। देखिए, राजनीति तो इस मसले पर होगी, बल्कि अपने देश में हर मसले पर राजनीति होती है, और जो भी राजनीतिक दल कहते हैं उसे हम लोग राजनीति कह देते हैं। वस्तुतः वो खराब राजनीति होती है, या कहें कि कुराजनीति होती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए उचित ये होगा कि अलग अलग राज्य कानून बनाएं। इससे बेहतर है कि केंद्रीय स्तर पर कोई कानून बने, और उसमें प्रोत्साहन के उपाय अधिक हैं कि अगर आप अपने परिवार को सीमित रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये सुविधाएं मिलेंगी, इसमें लाभ मिलेगा, तो उसका सकारात्मक असर पड़ेगा और लोग स्वेच्छा से छोटे परिवार रखने के लिए तैयार होंगे। तो अगर हम हतोत्साहन के या दंडात्मक प्रावधान रखेंगे तो उनके नतीजे शायद अच्छे नहीं होंगे। दंडात्मक प्रावधानों के बजाय हम कुछ पारितोषिक, कुछ पुरस्कार, कुछ लाभ के उपाय अगर रखें तो वो ज्यादा प्रभावी होंगे। बिल्कुल, अगर हम लाभ के यहाँ पर तरीके अपनाते हैं तो इसका एक प्रतिकूल, हम कह सकते हैं असर नहीं बल्कि अनुकूल असर देखने को मिलेगा। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम इन अहम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए। जनसंख्या को कहीं ना कहीं अब कंट्रोल में करने की जरूरत है, जिसके लिए इस नीति को एक पॉजिटिव वे में लेकर हमें जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। जी, नमस्कार।